गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस एडिटोरियल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक बर्निंग टॉपिक के ऊपर जो कि आजकल न्यूज़ में है और हम लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए। जी हाँ, बात हो रही है EWS कोटा के तहत दी जाने वाली आरक्षण यानी रिजर्वेशन के बारे में। अब बात है कि EWS क्या है और इसके लिए इनकम क्राइटेरिया क्या है कि जिसके द्वारा हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति EWS कोटा के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले EWS जो इंट्रोड्यूस हुआ था, इसका मतलब था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो मापदंड यानी जो पैमाना यानी फिर लिमिट या थ्रेश होल्ड जिसको बोलते हैं, थ्रेश होल्ड रखा गया था, यानी जो लिमिट रखी गई थी वो था कि इनकम आपके फैमिली का 8 लाख से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आपको EWS कोटा के तहत लाभ दिया जाएगा। जिसमें आपको ये भी बताते चलें कि सरकार ने 2019 में संविधान के 103वें संशोधन के तहत 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया है EWS कैटेगरी के तहत। EWS कैटेगरी होते कौन हैं? तो EWS कैटेगरी में आते हैं जनरल कैटेगरी के लोग जो कि पहले जिनको आरक्षण नहीं मिलता था, लेकिन अगर वो उनकी फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है तो इसके तहत इनको अब लाभ मिलेगा, यानी 10% आरक्षण के हकदार हो गए हैं। तब सवाल है कि प्रॉब्लम क्या है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम है कि जो OBC की जो बात करें और अगर हम लोग जनरल की बात करें, जो कि अब EWS में कई लोग आ गए हैं, दोनों के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है इनकम का वो सेम रखा गया है। अब देखिए, EWS जो है केवल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, वहीं OBC की जो बात करें ये सोशली एंड इकोनॉमिकली प्लस एजुकेशनली वीकर सेक्शन होता है OBC। तो इसको 3 चीज़ से लड़ना है, एक तो सोशली लड़ना है, दूसरा इकोनॉमिकली लड़ना है और तीसरा इसको एजुकेशनली भी लड़ना है। लेकिन EWS के लिए ऐसा नहीं है, ये तो सोशली पूरा अच्छा होता है, खाली इसको इकोनॉमिकली बूस्ट करने की ज़रूरत है। तो लड़ाई बस इस बात की है कि OBC और EWS के लिए जो क्राइटेरिया है कुछ मिलते जुलते हैं, इसको डिसाइड करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, इस बात को लेकर के। दूसरी बात यह है कि EWS का कई जगहों पे जो एग्ज़ाम्स हुए हैं OBC से भी कट ऑफ कम जा रहा है, इसको लेकर के भी सवाल हो रहे हैं, इसका भी सही उत्तर नहीं दिया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा मैटर गरमाया था, तो सरकार के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था और उस कमेटी ने हाल फिलहाल में 3 सदस्यीय कमेटी गठन किया गया था इस बात को देखरेख करने के लिए। तो हाल फिलहाल में वो कमेटी सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा यानी सबमिशन लेकर के आई, और क्या सबमिशन में उसने कहा हम लोग इस एडिटोरियल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग्स देखते हैं। हेडिंग में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स। इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त और रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया, यानी जो कमेटी के द्वारा रिपोर्ट सौंपा गया है या फिर सबमिशन दिया गया है यानी हलफनामा दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या है, अपर्याप्त प्रतिक्रिया के तौर पे देखा जा रहा है। यानी जो मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको ये फुलफ़िल करता हुआ दिखता नहीं है। बात करेंगे ऑन इनकम क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई EWS कोटा। इस किसके बारे में एडिटोरियल है, क्या इनकम क्राइटेरिया है ये पता लगाने के लिए कि वो व्यक्ति EWS कोटा का हकदार है या नहीं है। तो सबसे पहले जो 2 लाइन है उसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। The 8 lakh income criteria to identify EWS are not reasonably explained by the government। जो 8 लाख का इनकम क्राइटेरिया है या रखा गया है टू आइडेंटिफाई EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, आर नॉट रीजनेबली, ये जो चीज़ है उसको रीजनेबली मतलब उचित तौर पर एक्सप्लेन नहीं किया गया है सरकार के द्वारा। यानी 8 लाख का जो इनकम क्राइटेरिया रखा गया है EWS कोटा के तहत लाभ लेने का, लेकिन इसको सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया गया है सरकार के द्वारा। अब आगे देखते हैं क्या है, देखते हैं कुछ लाइंस को, तब समझ में आएगा आगे के मामला क्या है। द सबमिशन बाय अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी। सबमिशन का मतलब होता है यहाँ पे हलफनामा
यानी जो जमा किया गया, जो रिपोर्ट लाई गई, सौंपी गई, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड कमेटी के द्वारा। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। दैट ये सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया गया है, जिसके तहत कहा गया है कि द एनुअल फैमिली इनकम ऑफ 8 लाख इज़ अ रीजनेबल थ्रेशहोल्ड टू डिटरमिन if someone belongs to economically weaker sections to avail 10% reservations in admissions and jobs does not seem to hold water। यानी जो सबमिशन यानी हलफनामा दायर किया गया है कि जो एनुअल इनकम किसी फैमिली का अगर 8 लाख है, वो रीजनेबल है, मतलब वो उचित है, उचित थ्रेशहोल्ड है। थ्रेशहोल्ड का मतलब होता है लिमिट है। टू डिटरमिन, ये पता लगाने के लिए कि इफ़ समवन बिलोंग्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, कि क्या कोई व्यक्ति इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है, टू अवेल 10% रिजर्वेशंस, जिसके तहत उसे 10% का आरक्षण मिलता है इन एडमिशन्स एंड जॉब्स, एडमिशन में और जॉब में, डज़ नॉट सीम टू होल्ड वाटर, ये कहीं से उचित नहीं दिखता है। डज़ नॉट होल्ड वाटर मतलब उचित नहीं लग रहा है। यानी कहना ये चाह रहा है कि सरकार के द्वारा जो कमेटी की गठन की गई थी, उस कमेटी ने हाल फिलहाल में हलफनामा दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए कि जो 8 लाख का जो थ्रेशोल्ड था, लिमिट रखा गया था, वो बिल्कुल सही लिमिट है, ये पता लगाने के लिए कि कोई व्यक्ति इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के तहत 10% आरक्षण का हकदार है या नहीं एडमिशन या जॉब में। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये उचित नहीं लगता है। अगर हम लोग कई मायने में बात करें तो ये एडिटोरियल के राइटर का मानना है। अब क्या उचित है क्या अनुचित है, हम लोग आगे बात करते हैं। सरकार ने मान लिया और कमेटी ने भी मान लिया कि जो 8% का जो लिमिट रखा गया वो बिल्कुल सही लिमिट रखा गया है, ये पता लगाने के लिए कि AWS के तहत उसको आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। द सबमिशन रिजेक्टेड द नोशन दैट द गवर्नमेंट हैड mechanically adopted 8 lakh as the cutoff because it was used to identify the OBC creamy layer। अब सबमिशन रिजेक्ट कर दिया है इस बात को, इस नोशन को, इस सोच को कि सरकार ने 8 लाख का जो लिमिट रखा था, या कट ऑफ का मतलब हुआ यहाँ पे लिमिट जो रखा था, क्योंकि बिकॉज इट वाज यूज टू आइडेंटिफाई द OBC क्रीमी लेयर, क्योंकि इससे पता लगता था कि OBC में जो क्रीमी लेयर के हैं, यानी 8 लाख का जो मापदंड है, यानी का जो लिमिट है, वो किसके लिए अप्लाई होता था? वो OBC के जो क्रीमी लेयर में आते थे, यानी सबसे अच्छे तबके के लोग हैं OBC में, उसके लिए इसका प्रावधान था। बाय असर्टिंग दैट द इनकम क्राइटेरिया वाज मोर स्ट्रिंजेंट दैन द वन फॉर द OBC क्रीमी लेयर, ये असर्ट करते हुए, ये बतलाते हुए, ये घोषणा करते हुए कि जो इनकम क्राइटेरिया था OBC के लिए ना, वो ज़्यादा स्ट्रिंजेंट था। स्ट्रिंजेंट का मतलब जो ज़्यादा कठोर था, यानी जो इसके लिए जो EWS के लिए वो क्या था, ज़्यादा कठोर था। किसके कंपेयर में? OBC के क्रीमी लेयर के कंपेयर में। दिस जस्टिफिकेशन बेस्ड ऑन अ फ्यू मोर क्राइटेरिया दैट एक्सक्लूड सम इनकम एंड ऑक्यूपेशनल पैरामीटर्स फ्रॉम द OBC क्रीमी लेयर। और ये जो जस्टिफिकेशन है ना, सही ठहराने की जो बात है, वो बेस्ड है, आधारित है कुछ जो और क्राइटेरिया है उसको एक्सक्लूड करते हुए, यानी जो इनकम के जो और भी क्राइटेरिया है उसको एक्सक्लूड किया गया है, और जो ऑक्यूपेशनल पैरामीटर्स हैं जो OBC क्रीमी लेयर के, उसको भी एक्सक्लूड किया गया है। हाउएवर इज़ नॉट कन्विंसिंग, हालांकि ये सारी जो चीज़ें हैं कही गई है वो कन्विंसिंग नहीं है। अब यहाँ पे जो सबमिशन में कहा गया कि जो क्रीमी लेयर के जो OBC कैटेगरी थे उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया रखा गया था। ये बात को जस्टिफाई नहीं करने के लिए कि अगर 8 लाख का इसके लिए रखा गया है तो क्या गलत है, तो कोर्ट जो है इस बात को लेकर के कहती है कि हालांकि हाउएवर इज़ नॉट, जो उसके द्वारा पक्ष रखा गया है, जो बातें कही गई है या इस कमेटी के द्वारा, वो कन्विंसिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि द कोर्ट्स की क्वेश्चन रिमेंड अनआंसर्ड सेटिस्फैक्टरीली, क्योंकि जो कोर्ट का जो महत्वपूर्ण सवाल है वो अभी अनआंसर्ड है संतोषजनक रूप से, यानी अभी भी उसका आंसर सही तरीके से नहीं दिया गया है।
द कोर्ट हैड सेड, कोर्ट ने कहा था, द ओबीसी कैटेगरी इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। जो ओबीसी की कैटेगरी है वो सोशली एंड इकोनॉमिकली या एजुकेशनली बैकवर्ड है, यानी ओबीसी में सोशली और एजुकेशनली दोनों तरह से बैकवर्ड हैं। एंड हैड देयर फॉर एडिशनल इम्पेडिमेंट्स टू ओवरकम, इसलिए उनके और भी एडिशनल इम्पेडिमेंट्स हैं। इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है बाधाएं, टू ओवरकम मतलब काबू पाने के लिए। यानी ओबीसी की तुलना ईडब्ल्यूएस के साथ नहीं की जा सकती है। कहा गया ना कि 8 लाख उसका भी है तो 8 लाख इसका भी है। लेकिन इस बात का ध्यान देना होगा कि ओबीसी को 2 चीज़ों से लड़ना है। पहली चीज़ ये कि सोशली उसको लड़ना है और दूसरा उसको एजुकेशनली लड़ना है, क्योंकि वो सोशली एंड एजुकेशनली दोनों तरीके से बैकवर्ड हैं और ये दोनों बाधाओं को उसको क्या करना है, ओवरकम करना है, उस पर काबू पाना है। एंड हैड आस्क्ड वेदर इट वुड बी आर्बिट्ररी टू प्रोवाइड द सेम इनकम लिमिट बोथ फॉर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज। और कोर्ट ने कहा कि क्या ये नहीं है कि मनमाना है, आर्बिट्ररी का मतलब मनमाना, कि एक ही इनकम लिमिट दोनों के लिए रखना, ओबीसी के लिए भी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के भी लिए। यानी कहना ये चाह रहा था कोर्ट कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आप दोनों को एक ही तरह की कैटेगरी रखते हैं तो आपको नहीं लगता है कि मनमाना रवैया है, क्योंकि जो ओबीसी कैटेगरी है वो सोशली भी बैकवर्ड है और एजुकेशनली भी, लेकिन ईडब्ल्यूएस केवल इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। तो दोनों के लिए सेम तरह के क्राइटेरिया रखना क्या उचित है? नहीं लगता है कि ये मनमाना है। ये बात कही गई है कोर्ट के द्वारा। द सबमिशन डज नॉट एडिक्वेटली रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन, लेकिन जो सबमिशन है, जो हलफनामा दायर किया गया है, वो उचित तरीके से इसको यानी इस क्वेश्चन पे सही से प्रतिक्रिया नहीं दे पाती है। ऑन वेदर एट ऑल डिफरेंसेज इन परचेजिंग पावर अक्रॉस अर्बन रूरल रीजन्स एंड पर कैपिटा इनकम जीडीपी अक्रॉस स्टेट्स वर कंसिडर्ड टू बी अराइव एट द नंबर। सवाल ये भी है कि क्या ये फैसला लेते हुए कि हर जगह के, जो चाहे वो अर्बन हो या रूरल रीजन्स हो, किसी भी देश का या किसी भी पर्टिकुलर स्टेट्स का जो इनकम है, जीडीपी है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। द सबमिशन सजेस्ट दैट द एक्सरसाइज वुड बी इनफिजिबल एंड कॉम्प्लेक्स। सबमिशन कहता है कि अगर ऐसा करेंगे तो ये इनफिजिबल होगा, अव्यवहार्य होगा और कॉम्प्लेक्स और जटिल होता जाएगा अगर हम लोग इन सब चीज़ों की बात करेंगे तो। बट while asserting that an annual family income criteria of 8 लाख is right approach, लेकिन इस बात पे जोर देते हुए कि जो 8 लाख का इनकम क्राइटेरिया का जो लिमिट रखा गया है वो सही अप्रोच है। द कमिटी डज नॉट प्रेजेंट एनी डेटा ऑन द एस्टिमेटेड नंबर, और जो कमिटी है किसी प्रकार का जो डेटा है वो नहीं सबमिट करती है ऑन एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईडब्ल्यूएस पर्सन्स इन द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन दिस, कि इस आधार पे हमारे यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएंगे, इसको लेकर के कोई भी नंबर ये समिति जो है यानी कमेटी जो है नहीं सौंपती है और नहीं बताती है। लिखा है इफ़ अवेलेबल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे सच एज 2011 एंड 12। अगर हम लोग जो हमारे पास सर्वे अवेलेबल है ना, एक NSSO की भी रिपोर्ट है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की जो रिपोर्ट है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की जो रिपोर्ट है वो की इंडिकेटर्स है, यानी एक महत्वपूर्ण सूचकांक है ऑफ हाउसहोल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर आर एनी इंडिकेशन अ बल्क ऑफ पॉपुलेशन विल बी एलिजिबल फॉर रिजर्वेशंस अंडर द बिलो 8 लाख कट ऑफ अंडर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। कह रहा है कि अगर हम लोग हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर को देखें, यानी हम लोग अगर अपनी कमाई को देखें, ऐसा कह सकते हैं, या हमारे खर्चे को देखें, तो ज़्यादातर जो हमारा पॉपुलेशन है वो ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के लायक हो जाएगी अगर 8 लाख का पैमाना रखा गया है तो। रेंडिंग द लिमिट इरेशनल, जिसके वजह से जो ये लिमिट है 8 लाख वाला ना, वो इरेशनल लगता है, जो कि इलॉजिकल लगता है। ये कहना है किसका, जो NSSO के जो रिपोर्ट है उसके अनुसार कि अगर 8 लाख का अगर पैमाना रखा गया है तो ज़्यादातर जो हमारी फैमिली है वो इस कैटेगरी में आ जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की इनकम 8 लाख से कम ही है। द कमिटी asserts that 8 लाख corresponds to the effective income tax exemption limit।
जो कमेटी ने वो सिफारिश की है और उसने कहा है कि 8 लाख का जो कैप रखा गया है, यानी जो लिमिट रखी गई है, वो कोरस्पोंड करता है, यानी बराबर है इफ़ेक्टिव इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट की, यानी जो इनकम टैक्स के एग्जेम्पशन की यानी छूट की जो लिमिट है उसके बराबर है। यानी कोई व्यक्ति अगर 8 लाख तक कमाता है तो उसको जो छूट मिलती है उसके बराबर है, इसलिए भी इसको कंसीडर किया जा सकता है। इवन एज द ओनली इनकम स्लैब एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेइंग टैक्सेस वाज फॉर दोज अर्निंग बिलो 2.5 लाख। हालांकि जब ये बात कही गई थी तो उस समय 8 लाख की एग्जेम्पशन की लिमिट नहीं थी, वो ऐसे लोगों के लिए एग्जाम्पशन की लिमिट थी जो कि 2-2.5 लाख रुपये तक इनका 2.5 लाख से कम इनकम होता था, उनके लिए था। ऑल्सो रेंडर्स द क्राइटेरिया ऑन बीइंग इकोनॉमिकली वीक एज लेस स्ट्रिंजेंट, और ये भी बात करता है कि इकोनॉमिकली वीक होना वो एक लेस स्ट्रिंजेंट है, यानी बहुत कम कठोर है, जो बात कही गई है, जो नियम कानून है, यानी जो कमेटी है उसके पक्ष में। द सबमिशन लेज एम्फेसिस ऑन द fact that outcomes in the recent entrance and recruitment examinations, जो सबमिशन है, जो हलफनामा है, उसमें इस बात पे जोर दिया गया है कि जो परिणाम आए हैं हाल फिलहाल के एंट्रेंस और रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस के, जैसे कि नीट का एग्ज़ाम हुआ था, यूपीएससी का, जेईई का, उसमें दर्शाता है कि बंचिंग ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स इन डिफरेंट इनकम ब्रैकेट्स, अच्छे खासे स्टूडेंट्स शामिल हुए थे, कैंडिडेट शामिल हुए थे जिनका इनकम 0 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख या 5 से 8 लाख वाले थे। यानी जो कमेटी के द्वारा हलफनामा दायर किया गया उसमें इस बात का जोर दिया गया है कि जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था, यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, जेईई वगैरह का जो एग्ज़ाम्स हुए थे, उसमें से जो कई ऐसे बच्चे थे, कैंडिडेट्स थे जिनका इनकम स्लैब था जो इस तरह से था। बट लेकिन इट डज़ नॉट एक्सप्लेन वाई मार्क्स कट ऑफ वर इवन लोअर इन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स दैन डेट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड ओबीसी। लेकिन एक कहीं भी ये इस बात की चर्चा एक्सप्लेन नहीं करती है कि जो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ था वो लोअर क्यों था ओबीसी के कंपेयर में। यानी ओबीसी का के साथ अगर कंपेयर आप कर रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो ओबीसी से भी लोअर हो गया था। इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। द वैलिडिटी ऑफ द, जो इसकी वैधता है वो है 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 103वां संविधान संशोधन के तहत विच द ईडब्ल्यूएस कोटा वाज इंट्रोड्यूस, जिसके तहत एक नया कोटा बना था ईडब्ल्यूएस 2019 में। इज़ इन एनी केस स्टिल बिफोर अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, अभी भी एक संवैधानिक बेंच के पास है। बट द अपेक्स कोर्ट मस्ट सीक मोर क्लैरिटी ऑन द क्राइटेरिया अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कोशिश करनी चाहिए इसमें और क्लैरिटी लाने का कि जो क्राइटेरिया अडॉप्ट किया गया है सरकार के द्वारा। कमिटी टू सेट द इनकम लिमिट फॉर आइडेंटिफाइंग द ईडब्ल्यूएस सेक्शंस एलिजिबल फॉर रिजर्वेशंस, यानी सुप्रीम कोर्ट को कोशिश करनी चाहिए कि सरकार के द्वारा जो कमेटी का गठन किया गया है इनकम लिमिट को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस पे और ध्यान से और सही तरीके से इसमें क्लियरिटी की मांग करनी चाहिए, यानी उसको लेकर के क्लियर फिगर के साथ सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ये कोशिश करनी चाहिए कि और क्लियर फिगर सामने आए, ये सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं। तो आज के एडिटोरियल में बस इतना ही, आप इसको सही से समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, और मिलते हैं हम लोग अब कल।